अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम सारा ने एवेंजर्स का तो सुना ही होगा, राइट? वेल, इमेजिन अ टीम अप, सुपर हीरोज का नहीं बल्कि सुपर इकोनॉमीज का। मीट ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, 5 पावरफुल नेशंस जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को बदलने आ रही हैं। सो व्हाट इज ब्रिक्स एनीवे? ब्रिक्स started in 2009 because ये 5 कंट्रीज थक गए थे यूएस और यूरोप को सारे इकोनॉमिक रूल्स बनाते हुए देखकर। उन्होंने कहा हमारे पास लोग हैं और हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर हमारे पास पावर क्यों नहीं है? And they weren't wrong. Today, BRICS countries have over 3.3 billion people. That's more than 40% of the world's population. Together, they make up 37.3% of the global GDP, with China at 19% and India at 8.2%. जबकि US और EU सिर्फ 14.5% ईच बनाते हैं। हाँ जी, ये स्क्वाड कोई मजाक नहीं है। So, what are BRICS policies all about? Imagine करो कि हर BRICS country के पास एक शॉप है, और instead of selling samosas and flip-flops, वो ऑयल, टेक, वैक्सीन्स और वीट बेच रहे हैं। उन्होंने कहा हम डॉलर पर क्यों रिलाई करें? व्हाई नॉट यूज आवर ओन मनी? एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपना बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया, जो ब्रिक्स वालों को इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटीजन लाइवलीहुड पर काम करने के लिए लोन देता है। इसके अलावा ब्रिक्स वाले एक दूसरे के साथ ट्रेड भी करते हैं। In 2023, India and China boosted trade like crazy, over 200%, and they mostly traded in rupees and rubles. Or China and Brazil traded in yuan, skipping the dollar altogether. Now, how is this changing the world? सबसे पहली बात तो ये है कि the dollar loses its crown. सालों से कंट्रीज सिर्फ डॉलर में ही ट्रेड कर रहे थे, जिससे डेवलपिंग कंट्रीज को कोई ऑप्शंस ही नहीं मिल रही थी। दूसरा फायदा ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ज़्यादा ऑप्शंस मिलती हैं। पहले पूरा कंट्रीज को IMF जैसी ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेना पड़ता था, लेकिन अब वो ब्रिक्स से लोन ले सकते हैं, which is faster, sometimes cheaper, and you don't have to write a 50 page essay. दूसरी साइड पर US और EU इनको काउंटर करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। After Russia's war with Ukraine, they hit BRICS with tough sanctions, but India और China ने इसे इग्नोर कर मारकर फिर भी उनके साथ ट्रेड किया। अब ब्रिक्स के ग्लोबल इम्पैक्ट्स के बारे में तो बात हो गई है, लेकिन अब पाकिस्तान का क्या होगा? We've been watching BRICS closely like a hawk, लेकिन अभी हमने ज्वाइन नहीं किया। सबसे पहले फ़ायदा तो ये होगा कि हम चाइना के साथ तो पहले ही काम करते हैं through CPEC. That's like a golden ticket into BRICS. In 2023, Pakistan bought Russian oil in Chinese yuan, a move that saved tons of dollars and kept fuel prices stable. दूसरा फ़ायदा ये हो सकता है कि हम ब्रिक्स बैंक से लोन ले लें instead of just the IMF. Maybe even with fewer conditions. But ये सारा कुछ इतना आसान नहीं है। सबसे पहली बात ये है कि चाइना हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का पहले ही बहुत बड़ा हिस्सा ले चुका है because of the CPEC. And that could lead to economic dependencies. दूसरी प्रॉब्लम ये है कि India is also in BRICS. Let's just say being in the same economic group might get a bit awkward. तीसरी बात ये है कि हमारे पास पहले ही इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। ब्रिक्स इज़ नॉट अ मैजिक वॉन्ड। अगर हम पहले अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सही नहीं करेंगे तो फिर जितना भी अच्छा ब्रिक्स होगा हम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। अच्छा, तो अब पाकिस्तान क्या करे? हमारे लिए ये ऑप्शन है कि हम न्यूट्रल रहें। वेस्ट या ब्रिक्स में चूज़ करने का क्या फ़ायदा जब हम जो भी बेस्ट ऑफर दे रहे हैं उसके पास चले जाएँ। न्यूट्रल रहकर हम अपने पैसे भी बचा सकते हैं और हर किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशंस भी रख सकते हैं। तो आज हमने ये सीखा है कि ब्रिक्स सिर्फ एक नाम नहीं, इट्स अ ग्लोबल पावर मूव। ये पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को डॉलर डिपेंडेंसी से बचा सकता है, लेकिन बिफोर वी जॉइन इट वी हैव टू लेवल अप आवर ओन गेम फर्स्ट।